हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई अपना स्वास्थ्य अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 12th का हम लोग का सीरीज चल रहा है फिजिक्स का, जिसमें हम लोग पहले चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। और दूसरे चैप्टर को भी हम लोग कंप्लीट किए हुए हैं। आज हम लोग का तीसरा चैप्टर है एनसीईआरटी के हिसाब से, और यदि एडवांस बुक के हिसाब से देखें तो ये हम लोग का दूसरा चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम लोग देख चुके हैं, है ना। आज हम लोग का अगला लेक्चर रहने वाला है, जिसमें हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि पिछले क्लास में हम लोग समझे थे रेसिस्टिविटी के बारे में, है ना, कि रेसिस्टिविटी क्या होता है और रेसिस्टेंस क्या होते हैं। आज हम लोग समझेंगे कि रेसिस्टिविटी यानी करंट का जो डेंसिटी है, मतलब एक मान लीजिए आपके पास मटेरियल है कोई भी, जैसे कोई भी आपका तार वायर हो गया, जैसे कॉपर वायर हो गया, है ना, सिल्वर वायर हो गया, एल्युमिनियम वायर हो गया, तो उसमें जो करंट जो फ्लो होगा उसका डेंसिटी क्या होगा, ठीक है, वो किस डेंसिटी से फ्लो करेगा, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग चैप्टर का नाम क्या है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी, या फिर नॉर्मल हम लोग करंट यहाँ पे बोल सकते हैं कि क्या है, यहाँ पे करंट है ना। तो एक बार फिर से यहाँ पे हम रिपीट कर दें कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट का डेफिनेशन हम लोग का क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम होता है। कहने का मतलब क्या है कि चार्ज हमारा क्या करेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लो होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, करंट कहेंगे। ठीक है, करंट का डेफिनेशन यहाँ पे भूलना नहीं है, क्योंकि मेन हम लोग का चैप्टर का नाम ही क्या है, करंट है। ठीक है, चलिए तो बात करेंगे हम लोग करंट का फॉर्मूला, यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, और रेसिस्टेंस का हम लोग, एक मिनट रुकेंगे। हाँ चलिए, अर्जेंट कॉल था, है ना। चलिए तो यहाँ पे देख लिए कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग देख रहे थे, करंट का हम लोग यहाँ पे डिफिनेशन देख लिया है। ठीक है, यदि हम लोग यहाँ पे रेसिस्टिविटी के बारे में जाने तो रेसिस्टिविटी हमारा क्या हो जाएगा, है ना, आर हमारा ये इज इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू एल अपॉन एरिया होता है, लेंथ अपॉन एरिया होता है यहाँ पे, है ना, लेंथ अपॉन क्या होता है, यहाँ पे एरिया होता है। क्लियर है। यहाँ से हम लोग यदि देखें तो यहाँ से हम लोग रो का वैल्यू निकाल सकते हैं, आर इंटू ए डिवाइडेड बाई एल, और ये हमारा क्या है, रेसिस्टिविटी है। रेसिस्टिविटी क्या काम करता है, रेसिस्टिविटी काम करता है कि करंट को, है ना, ये रेसिस्टेंस क्या काम करता है कि करंट को रोकने का काम करता है ना, कंट्रोल करने का काम करता है। कौन? रेसिस्टेंस करता है। ठीक है, और रेसिस्टिविटी क्या है, एक मटेरियल पे डिपेंड करता है कि उसका एरिया क्या होगा, उसका लेंथ क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे बात किए थे कि एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, ये लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसका, तो रेसिस्टेंस का। ठीक है, चलिए तो ये सब चीज़ें पहले लेक्चर में हम लोग पिछला लेक्चर में देख चुके हैं, तो उसको जा करके देख लीजिएगा। अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे करंट डेंसिटी के बारे में। ठीक है, करंट डेंसिटी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, करंट चलिए यहाँ से लिख देते हैं ना, यहाँ पे करंट डेंसिटी। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पे कि करंट डेंसिटी क्या है, डेंसिटी क्या होता है ना। सबसे पहले यहाँ पे करंट डेंसिटी को हम लोग जे से डिनोट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पे डिफिनीशन लिख लेते हैं। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, एनी पॉइंट, हम लोग एक वायर लेंगे और वायर में कहीं भी किसी भी एक पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे डेंसिटी यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं कि द करंट, है ना, द करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर है,
कहाँ पे रहेगा? इनसाइड द कंडक्टर। इनसाइड द कंडक्टर यानी कि कोई भी कंडक्टर, कंडक्टर मतलब वायर वहाँ पे हम लोग ले सकते हैं, है ना। तो कंडक्टर के अंदर किसी एक पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे इसको डिफाइन कर सकते हैं, है ना। इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज, डेंसिटी क्या होगा? द अमाउंट ऑफ चार्ज, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू या, है ना, फ्लोइंग पर सेकेंड, फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू per second through a unit area, through a unit area held normal to the direction of, held normal to the direction of the flow of charge, the flow of charge at that point, at that point। चलिए देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि करंट डेंसिटी, इसका फार्मूला पहले लिख लेते हैं, है ना, कि करंट डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है कि स्मॉल जे से इसको डिनोट करते हैं, तो जे इज इक्वल टू हो जाएगा करंट अपॉन एरिया, करंट अपॉन एरिया। और करंट का वैल्यू हम लोग जानते हैं चार्ज बट्टा टाइम अपॉन एरिया, और इसको हम लोग फिर से लिख सकते हैं कि चार्ज अपॉन टाइम इंटू एरिया इंटू टाइम, चार्ज अपॉन एरिया इंटू टाइम। यहाँ पे ये फार्मूला हम लोग का निकल करके आता है। तो ये तीनों फार्मूला से कोई भी एक, तीनों फार्मूला में से कोई भी एक फार्मूला याद रख सकते हैं हम लोग, है ना, कि करंट डेंसिटी बराबर क्या होता है कि करंट, जितना करंट पास होगा, है ना, किसके रिस्पेक्ट में, तो एरिया के रिस्पेक्ट में, उसको हम लोग क्या कहेंगे? करंट डेंसिटी कहेंगे। जैसे मान के चलिए ये हमारे पास वायर है, ठीक है। अब इस वायर में जो हम करंट पास करेंगे वो इस एरिया में कितना तक फ्लो होगा, इस पे डिपेंड करेगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डेंसिटी यहाँ पे कहते हैं, है ना। डेफिनेशन से इसको यदि जानते हैं, देखें तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। क्या डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे? द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू या यूनिट एरिया, मतलब एक सेकेंड में, है ना, पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज वो, है ना, फ्लो किया, है ना, किसी एक नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्ज दैट पॉइंट, है ना, किसी पॉइंट को लेकर के आसान भाषा में समझे तो ये मान लीजिए वायर है, और इस वायर में किसी एक पॉइंट में हम लोग यहाँ पे करंट फ्लो करेंगे, तो एक सेकेंड में एक यूनिट एरिया, कितना यूनिट एरिया में वो क्रॉस किया यानी पास किया, उसको हम लोग क्या कहते हैं? करंट डेंसिटी कहते हैं। फार्मूला से ज़्यादा समझ में आएगा। फार्मूला यहाँ पे क्या है आपका? फार्मूला है करंट डेंसिटी डिवाइडेड बाय करंट अपॉन एरिया, करंट अपॉन एरिया, है ना। करंट का वैल्यू क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम, और चार्ज अपॉन टाइम डिवाइडेड बाय एरिया। तो यहाँ से इस तरह से याद रख सकते हैं, है ना। चलिए यहाँ पे क्लियर हो गया कि करंट डेंसिटी क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसका फिगर देख सकते हैं आप, है ना। इसका चलिए फिगर यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास कोई एक कंडक्टर है ना। इसमें यहाँ पे फ्लो हो रहा है, क्या फ्लो हो रहा है कि हमारा चार्ज यहाँ पे फ्लो हो रहा है इस तरीके से, ठीक है। चार्ज यहाँ पे फ्लो हो रहा है, ये एरिया हम लोग का हो जाएगा जिस एरिया में ये करेगा, हाँ करंट फ्लो हो रहा है ना, करंट यहाँ पे निकल रहा है, ये एरिया हमारा हो गया, ठीक है। एरिया का डायरेक्शन हो गया ये, और इसको हम लोग कह सकते हैं ये हमारा एरिया है। क्लियर है यहाँ पे? तो एक फार्मूला यहाँ पे निकल करके और आता है, करंट डेंसिटी बराबर, है ना, करंट डेंसिटी को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, कि फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। फॉर्मूला क्या जानते हैं कि J इज इक्वल टू, है ना,
जे इज इक्वल टू क्या होता है, आई अपॉन एरिया होता है। तो एरिया हम लोग ए एन तक दे सकते हैं, मतलब वो मल्टीपल, जैसे एक वायर है ना, यहाँ पे हम लोग एक पार्ट यहाँ पे कट लिए हैं, ठीक है, लेकिन ये तो एरिया बहुत सारा है ना, बहुत यूनिट एरिया है। तो यहाँ पे हम लोग वही चीज़ करते हैं कि एन ए एन तक ले लेते हैं, एन का वैल्यू यहाँ पे नेचुरल नंबर होगा, मतलब बहुत सारे एरिया को एक साथ लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जब डायरेक्शनल है, यदि ये डायरेक्शनल है, यूनिट वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म में है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि आई डिवाइडेड बाय ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। और ए कॉस थीटा क्या बनेगा, यहाँ पे हम लोग इस तरीके से, है ना, इसको फ्लैक्चुअल कर सकते हैं, एंगल बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे अलग से फिगर बना देते हैं इसका, इस तरीके से। और इस तरीके से यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं इसको, और ये जो बनेगा वो क्या बनाएगा, थीटा यहाँ पे, ठीक है। तो कॉस थीटा में जाएगा, ये कॉस थीटा में इस तरीके से नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करंट डिवाइडेड बाय एरिया इनटू कॉस थीटा के फॉर्मेट में होगा। तो हम लोग यहाँ से करंट निकाल सकते हैं क्या, करंट निकाल सकते हैं क्या, तो निकालेंगे जैसे करंट यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, करंट डेंसिटी इनटू एरिया कॉस थीटा, करंट डेंसिटी इनटू एरिया कॉस थीटा, और कॉस थीटा को फिर से वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो डेंसिटी हमारा वेक्टर फॉर्म में है ना, और एरिया भी हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। तो दोनों यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में आने की करंट इज इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी वेक्टर फॉर्मेट में, यहाँ पे है ना, वेक्टर फॉर्मेट में हो जाएगा जे कैप, है ना, जे वेक्टर इनटू ए वेक्टर, डेंसिटी का वेक्टर इनटू एरिया का वेक्टर, यहाँ पे करंट हमारा निकल करके आता है। क्लियर है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे हम लोग एसआई यूनिट इसका देखेंगे कि एसआई यूनिट क्या होता है इसका। तो एसआई यूनिट जो होता है करंट डेंसिटी का, तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, करंट बट्टा एरिया पढ़े हैं। करंट का क्या होता है, करंट का होता है एम्पियर, करंट का क्या होता है एम्पियर, करंट एसआई यूनिट ऑफ जे इज, करंट का होता है एम्पियर और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो मीटर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसका एसआई यूनिट हो जाएगा। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, डायमेंशन फार्मूला यहाँ पे करंट का 80 है ना, ए और लेंथ का स्क्वायर है ना, ये हमारा हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशंस फार्मूला कह सकते हैं, डायमेंशंस फार्मूला। चलिए, तो दोनों चीज़ यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है। क्या है कि एसआई यूनिट क्या है, कि एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी का, करंट डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या है, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर है। और इसका डायमेंशन फार्मूला क्या है, तो डायमेंशन फार्मूला है ए एल टू द पावर -2। चलिए, तो ये सब ऑब्जेक्टिव सवाल में, यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जाता है ना। अच्छा, यहाँ पे जैसे हम लोग बात किए हैं यहाँ पे सिंगल के बारे में, यदि इसको हम लोग यहाँ पे मल्टीपल कर दे, तो जैसे मान के चलिए कि इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डेंसिटी देखा जाए, यहाँ पे डेंसिटी देखा जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, करंट को यहाँ पे करंट को इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना, किसी भी सरफेस एरिया को लेकर के यहाँ पे कि कितना इसका सरफेस एरिया तक जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अभी हम लोग फार्मूला पढ़े हैं J इंटू डी एस, है ना, J इंटू डी एस, डी एस हमारा क्या होगा यहाँ पे सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है। स्मॉल एलिमेंट है जो कि सरफेस एरिया है, डी एस हमारा। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आपको कंप्लीट हो गया यहाँ पे करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं, करंट डेंसिटी क्या होता है, ठीक है। अब कंडक्टिविटी, ये सब जो छोटा छोटा चीज़ बता रहे हैं वो डायरेक्ट आपको डेफिनेशन के थ्रू यहाँ पे पूछा जाता है ना, कि डिफाइन करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी को आपको क्या करना है, वहाँ पे डिफाइन करना है। और क्या पूछा जाएगा, कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी, ये सारी चीज़ें छोटे छोटे क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। 1 मार्क्स हो या 2 मार्क्स हो, डिफाइन करने आपको दिया जाएगा यहाँ पे कि करंट डेंसिटी, है ना, व्हाट इज करंट डेंसिटी, व्हाट इज कंडक्टेंस, है ना, व्हाट इज रेसिस्टिविटी। इस तरीके से आपको
आपका सवाल बन सकता है। चलो तो यहाँ पे समझेंगे आखिर रेसिस्टिविटी तो हम लोग समझे यहाँ पे, अब कंडक्टिविटी क्या है। अच्छा ये चीज़ समझिए, जो अभी हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, मतलब अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, इसका यूज हम लोग अगले चैप्टर में करेंगे। जैसे पहला चैप्टर का यूज हम लोग सेकेंड चैप्टर में किए, सेकेंड चैप्टर का ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूज हम लोग करंट में कर रहे हैं, और करंट का यूज हम लोग किस में करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट में करेंगे, है ना। मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, वहाँ पे करंट का ज़रूरत पड़ेगा हमको। तो एक सीरीज में चल रहा है, सबसे पहले चार्ज को हम लोग यूज़ किए करंट में, करंट को यूज़ करेंगे किस में, मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कंडक्टेंस का। तो कंडक्टेंस इंपॉर्टेंट भी है यहाँ पे। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस भी सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इज कंडक्शन, ये कंडक्टेंस या फिर डिफाइन कंडक्शन, ठीक है। ये जो रहता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है किसका, जैसे देखिए रेसिस्टेंस क्या करता था, करंट को रोकने का काम करता था। मान के चलिए ये हमारे पास वायर है और इस वायर में रेसिस्टेंस, ये मान लेते हैं कि रेसिस्टेंस है और करंट इधर से जा रहा है तो रोकने का काम करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी क्या करेगा, रेसिस्टेंस का जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि करंट को पास करने का रास्ता दे देगा। आसान भाषा में समझे तो कंडक्टेंस मतलब करंट पास करेगा, वो दरवाज़ा खोल देगा, और रेसिस्टेंस मतलब रुकावट डाल देगा। तो रेसिस्टेंस मतलब रुकावट डालना, कंडक्टेंस मतलब पास करना, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे डिफिनेशन हम लोग दे सकते हैं कि कंडक्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, है ना, किसका, तो रेसिस्टेंस का। क्लियर है। चलिए तो डिफाइन यहाँ पे कर लेते हैं कि द कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, द कंडक्टेंस ऑफ a conductor is with which electric charges flow with which electric charges flow through it, it is equal to the reciprocal of its resistance। वही चीज लिख रहे हैं कि रेसिप्रोकल के इसका क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। एंड इट इज डिनोटेड बाय सी। कंडक्टेंस को किससे डिनोट करेंगे, तो सी से। यहाँ पे नोटेशन जरूर याद रखना है कि किसको किससे डिनोट करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला यहाँ पे आपको फॉर्मूला में इसका नोटेशन आपको पता होना चाहिए। जैसे करंट डेंसिटी को जे से डिनोट करते हैं, है ना, ये रेसिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं, तो इस तरीके से कंडक्टिविटी को सी से यहाँ पे डिनोट करेंगे, है ना। तो डिनोटेड बाय यहाँ पे सी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जानते हैं, क्या जानते हैं कि कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन रेसिस्टेंस। कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या होगा, यहाँ पे रेसिस्टेंस होगा, ठीक है। हाँ चलिए क्लियर है, हाँ दिख रहा है आप लोग को। कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन रेसिस्टेंस हो जाएगा। तो कंडक्टेंस यहाँ पे, अच्छा सॉरी, यहाँ पे कंडक्टेंस को जी से डिनोट करना है, कंडक्टेंस को जी से डिनोट करना है। तो जी इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। जी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर हो जाएगा। ये हम लोग का क्या है यहाँ पे, तो कंडक्टेंस है। क्लियर है। अब यहाँ पे आपको ऐसा यूनिट देखना है। SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज
ऐसा यूनिट क्या होगा, आप देखिए यहाँ पे फॉर्मूला जो हम लोग का होता है, तो कंडक्टिविटी को हम लोग यहाँ पे किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से, और रेसिस्टिविटी को यहाँ पे हम लोग, अच्छा रेसिस्टेंस है यहाँ पे, रेसिस्टिविटी सॉरी, रेसिस्टिविटी होगा यहाँ पे, ठीक है, रेसिस्टेंस नहीं होगा। हाँ रेसिस्टिविटी, तो रेसिस्टिविटी होगा, रेसिस्टिविटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं यहाँ पे, रो से। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ये सिग्मा से डिनोट करते हैं किसको, तो कंडक्टिविटी, ये हाँ सिग्मा अपॉन हो जाएगा 1/रो, 1/रो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखिए कि 1/रो, तो रो का जो होता है क्या होता है, पर ओम मीटर, है ना, ओम पर ओम पर मीटर। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि पर ओम पर मीटर, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं पर ओम पर मीटर, ठीक है। चलिए तो करंट डेंसिटी यहाँ पे कंप्लीट होता है हम लोग का, और कंडक्टेंस यहाँ पे हो गया। अब कुछ ऐसा रेसिस्टिविटी हम लोग देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल जो कि आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि रेसिस्टिविटी क्या होगा, ठीक है। जैसे हम लोग एक टेबल बनाते हैं, ठीक है, आपसे पूछा जाता है यहाँ पे कि रेसिस्टिविटी, इसका रेसिस्टिविटी क्या होगा, जैसे सिल्वर का हो गया, तो कुछ यहाँ पे लिख देते हैं, बाकी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। किसी हमारे पास यहाँ पे क्या है, कंडक्टर है, हमारे पास यहाँ पे क्या है, कंडक्टर से, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रेसिस्टिविटी ले लेते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग सिल्वर यहाँ पे लिए हैं कि सिल्वर का रेसिस्टिविटी क्या होगा, ठीक है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻8 होगा, ठीक है, सिल्वर का। कॉपर का रेसिस्टिविटी जो होगा 1.7 इंटू 10⁻⁻8, सब में -10⁻8 हो जाएगा। एल्यूमिनियम सैम्पल से दे देते हैं, है ना, एल्यूमिनियम का होगा 2.7 इंटू 10⁻8, ठीक है, एल्यूमिनियम। टंगस्टन का जो इंपॉर्टेंट है वही लिख देते हैं, 5.6 इंटू 10⁻8। प्लैटिनम का क्या होगा, 11 इंटू 10⁻8। आयरन 10 इंटू 10⁻8, ठीक है। चलिए और एक और लिख देते हैं यहाँ पे, निकेल, आयरन और कॉपर, है ना, नाइक्रोम, एलॉय ऑफ नाइक्रोम कहते हैं इसको, है ना, नाइक्रोम का एलॉय, इसका होता है 100 इंटू 10⁻8। चलिए देख लीजिए कुछ रेसिस्टिविटी यहाँ पे आपको दिया गया है ना। चलिए जैसे यहाँ पे कॉपर का क्या हो जाएगा, सिल्वर का क्या हो जाएगा, सिल्वर का हो जाएगा 1.6 है ना, इंटू 10⁻8 हो जाएगा। कॉपर का क्या होगा 1.7 इंटू 10⁻8 हो जाएगा। इसके बाद एल्युमिनियम का 2.7 है ना, ऐसे आप याद रख सकते हैं जैसे ये। अच्छा चलिए छोड़िए, यही याद रख लीजिए, है ना, 2.7, 5.6, 11, 10 और 100, या फिर आयरन को पहले कर देंगे तो 10, 11 और 100, ठीक है। तो कुछ ऐसे है जो नंबरिकल में आपको यूज होने वाला है। अच्छा यहाँ पे कुछ ऐसे भी है, ये कंडक्टर है। अच्छा यहाँ पे हम लोग सेमी कंडक्टर का भी यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि सेमी कंडक्टर के फॉर्मेट में यहाँ पे जो होगा सेमी कंडक्टर, तो सेमी कंडक्टर का भी रेसिस्टिविटी यहाँ पे होगा। तो रेसिस्टिविटी इसका भी देख लेते हैं, रेसिस्टिविटी, ठीक है, सेमीकंडक्टर का रेसिस्टिविटी। तो जैसे सेमीकंडक्टर में क्या आ जाएगा, कार्बन आ जाएगा, जिसमें हम लोग का ग्रेफाइट है, ठीक है, ग्रेफाइट है, ठीक है, ग्रेफाइट।
तो यहाँ पे हो जाएगा 3.5 इंटू 10⁻⁻5, है ना। जर्मेनियम हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा, जर्मेनियम का क्या है 0.46, और यहाँ पे सिलिकॉन हो जाएगा, सिलिकॉन का हो जाएगा 2300, ठीक है। चलो लास्ट इंसुलेटर का भी है, तो इंसुलेटर का भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। प्योर वाटर, चलिए अलग से ही देखते हैं। इंसुलेटर का रेसिस्टिविटी क्या होगा, कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जिसको याद रखना है आपको, है ना। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा प्योर वाटर, प्योर वाटर, तो प्योर वाटर का क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁵। देखिए ऊपर इधर हम लोग का माइनस में था, है ना, और इधर किस में आ गया, प्लस में आ गया। इसका रेसिस्टिविटी क्या हो गया, हाई हो गया, ठीक है। प्योर वाटर, ग्लास 10⁻10 से लेकर के 10⁻14 तक रहेगा इसमें। हार्ड रबर, हार्ड रबर का के लिए 10⁻13 से लेकर के 10⁻16 तक, ठीक है। NaCl हमारा नमक, तो नमक में जो हमारा होता है वो सिमिलर होता है किसका 10⁻14 का। और चलिए ठीक है, इतना हो गया, काफ़ी है ना। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि क्या आज की क्लास में हम लोग क्या देखें यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग करंट डेंसिटी को यहाँ पे देखें कि करंट डेंसिटी क्या होता है ना। करंट डेंसिटी का फार्मूला यहाँ पे याद रख लेना है आपको, है ना। इसके बाद हम लोग इसका फिगर देखें, करंट डेंसिटी का एक और मीनिंग हम लोग देखें वेक्टर के फॉर्म में कि करंट डेंसिटी यदि करंट वेक्टर के फॉर्म में कैसा रहेगा, तो करंट डेंसिटी इंटू एरिया होगा वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है। इसका एसआई यूनिट देख लिए, डायमेंशन फार्मूला देख लिए, है ना। यदि इसको और भी सीरीज में ले जाना हो तो इंटीग्रेशन करके हम लोग यहाँ पे करंट निकाल सकते हैं कि कितना करंट उसमें फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसके बाद कंडक्टेंस के बारे में हम लोग देखें, कंडक्टेंस को जी से डिनोट किए हैं यहाँ पे, है ना। तो कंडक्टेंस क्या होता है कि कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 रेसिस्टिविटी होता है, और 1 रेसिस्टिविटी का यहाँ पे हम लोग ये एसआई यूनिट निकाल लिए, है ना, कंडक्टिविटी का। अब यहाँ पे देखें कि रेसिस्टिविटी जो हमारा है वो कंडक्टर में क्या होगा, इंसुलेटर में क्या होगा, किस में होगा, और सेमीकंडक्टर में क्या किस में होगा, ठीक है। तो हम लोग कुछ यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं कंडक्टर के बारे में, जैसे सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, टंगस्टन, है ना, यहाँ पे प्लैटिनम, आयरन, है ना, नाइक्रोम, इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिए। नाइक्रोम का यूज़ कहाँ होता है, चलिए बताइए फटाफट। तो नाइक्रोम 100 इंटू 10⁻⁸ डिग्री सेल्सियस, ये रेसिस्टिविटी है। तो इसका जो यूज़ होता है नाइक्रोम का वो किस में होता है, तो हीटर, है ना, खाना बनाने वाला जो हीटर रहता है उसमें नाइक्रोम का तार यूज़ किया जाता है, ठीक है। और आयरन को तो आप लोग जानते हैं, आयरन को बहुत जगह यूज़ किया जाता है हम लोग का। प्लैटिनम, टंगस्टन क्या, जो रेड वाला बल्ब आता है उसमें जो वायर रहता है वो किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। तो इसमें रेसिस्टिविटी दिया है, रेसिस्टिविटी क्या करता है, करंट को रोकने का काम करता है। और यहाँ पे देखिए कि आपको क्या दे रखा है कि नाइक्रोम का जो तार है, नाइक्रोम का जो तार बनाया जाता है वो आपका 100 है, 100 इंटू 10⁻⁸ है, यानी कि इसका जो रेसिस्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा है दूसरे के कंपैरिजन में, ठीक है। चलिए सेमीकंडक्टर में देखेंगे कार्बन ग्रेफाइड के रूप में, है ना, कार्बन कोयला है, कोयला को जलाते जाओ, है ना, वो हीट देते जाएगा। जर्मेनियम हो गया, यहाँ पे सिलिकॉन हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इंसुलेटर में, तो प्योर वाटर में रेसिस्टिविटी है वो करंट को मारेगा ही नहीं। जैसे कि आप लोग सुने होंगे कि वर्षा की बूंदें, यानी कि रेन वाटर है ना, रेन वाटर है, उसमें करंट नहीं मारेगा आपको, है ना, रेन वाटर में करंट नहीं मारेगा क्योंकि वो प्योर वाटर होता है, और प्योर वाटर में करंट पास नहीं होता है, ठीक है। ग्लास में करंट पास नहीं होता है, हार्ड रबड़ में नहीं होगा, NaCl में यानी कि नमक में भी ये आपका करंट पास नहीं होगा। क्लियर है। चलिए तो इतना हम लोग आज की क्लास में हम लोग देखें, है ना। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे
कलर कोड के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है कलर कोड, जिससे रेसिस्टिविटी के पहचान करेंगे। अच्छा, उसमें हम लोग आप लोग लेकर के आइएगा, ठीक है। जैसे एक कोई भी टूटा उटा चार्जर हो या मशीन हो, रेसिस्टेंस निकाल लीजिएगा और रेसिस्टेंस लेकर के आइएगा, 2-4 रखिएगा, ठीक है। उसमें हम बताएंगे कि उससे जो रेसिस्टिविटी, ये रेसिस्टेंस है, वो रेसिस्टेंस का वैल्यू कैसे पता करेंगे, देख करके, केवल उसके कलर को देख करके बता देंगे कि इसका वैल्यू इतना है, ठीक है। तो ये काम है रह गया आप लोग का होमवर्क में। होमवर्क में क्या है, कोई भी टूटा फूटा मशीन है या फिर कोई तोड़ देना है, जो ख़राब हो सो, है ना, चलता फिरता नहीं, जो ख़राब है वो मशीन तोड़ करके बस उससे रेसिस्टेंस निकाल लीजिएगा। नहीं निकालिएगा तो वैसे ही रखिएगा आप लोग, है ना। मोबाइल चार्जर हो गया, फिर कोई भी चीज़ मतलब ख़राब मशीन हो गया, वहाँ से आप उसको इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को निकाल करके रखिए। पढ़ते समय इसको सामने रखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगले क्लास में, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। हाँ, और एक चीज़ और, यदि आप लोग को ऑफलाइन क्लास करनी है ना, तो प्लाजा चौक में VMS एकेडमी करके कोचिंग है, तो वहाँ पे ऑफलाइन क्लास चलती है, ठीक है। तो ऑफलाइन क्लास यदि आपको ज्वाइन करना हो, है ना, तो प्लाजा चौक VMS एकेडमी में जा करके वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले क्लास में, अभी के लिए इतना ही।